बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हमने और देखना है फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग को, सॉरी फ्यूचर जो है वो ओवरहॉलिंग को। ठीक है जी सर, हमने ये पढ़ा था जब हम वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन देख रहे थे कि आपको कभी भी फ्यूचर ओवरहॉलिंग को इनकॉर्पोरेट नहीं करना वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन। व्हाट इफ की ओवरहॉलिंग हो जाए, फिर सीधी सी बात है, ओवरहॉलिंग हो जाएगी तो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगी, तो एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर आपको अकॉर्डिंगली अपने कैश फ्लोज को भी बढ़ाना है, यानी ओवरहॉलिंग होने के बाद जो एडिशनल इनफ्लोज आ रहे हैं वो भी आपने अब लेने। ठीक है जी, फ्यूचर ओवरहॉलिंग को नहीं लेना, लेकिन वंस ओवरहॉलिंग हो जाए तो फिर आपने सर अपने कैश फ्लोज को भी अकॉर्डिंगली बढ़ा देना। आए जरा देखें, ये करें एट द एंड ऑफ 2000 entity have test a machine for impairment. Machine is a cash generating unit. It has carried at depreciated cost, historical cost, and the carrying amount is 150,000. ठीक, estimated useful life 10 साल है मेरे पास। Machine's recoverable amount, that is higher of value in use than fair value less cost to sell, is determined on the basis of value in use calculation. इसका मतलब है सर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक नेग्लिजिबल कॉस्ट होगी, इसलिए कंपनी इसका वैल्यू इन यूज डिटरमिन करती है, उसी को रिकवरेबल अमाउंट मान लेती है। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट होता है प्री टैक्स रेट 14% से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब गौर से एक चीज नोट करना, देखिए मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ एट द एंड ऑफ 2000, आंखें खोल के रखना। मैनेजमेंट अप्रूव बजट रिफ्लेक्ट estimated cost necessary to maintain the level of economic benefits expected from the machine in its current scenario, and in 2004 cost of 2.5 लाख या 25,000 will be incurred to enhance the performance of the asset। देखें, वो कह रहा है हमारे पास हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, उसका मसला नहीं। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती रहेगी, को इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हासिल करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट हम लगाते ही। लेकिन वो कह रहे 2004 में जाके 25,000 रुपए की ऐसी कॉस्ट इनकर होगी जिससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आज के दिन ये मेरे लिए एक फ्यूचर ओवरहॉलिंग है। आज के दिन का मतलब है एट द एंड ऑफ 2000। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2004 कॉस्ट टू एनहांस द मशीन परफॉर्मेंस आर इनकर्ड। अब देखो ये अब फ्यूचर ओवरहॉलिंग नहीं है, अब ये बन चुका है ओवरहॉलिंग कॉस्ट। अब जब ये कैरिंग अमाउंट में ऐड होगा तो सीधी बात कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, तो आपको रिकवरेबल अमाउंट को भी अकॉर्डिंगली बढ़ाना है नए कैश फ्लोज लेके। ठीक है, फिर वो कह रहे जनाब दी एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज रिफ्लेक्टेड इन मोस्ट रिसेंट बजट्स आर एज अंडर। ठीक है, वो कह रहा हमारा डिस्काउंट रेट 2004 में अनचेंज रहा जो 2002 में था। जो पहले कैश फ्लोज हैं ये ओवरऑलिंग से पहले के, और दूसरे वाले आप देखें बढ़े हुए कैश फ्लो, ये ओवरऑलिंग के बाद है। तो बताएं अगर मैं आज ये 2000 के एंड पे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये कैश फ्लो इस्तेमाल करने चाहिए, ये वाले नहीं सर मुझे ये इस्तेमाल करने चाहिए, ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये वाले कैश फ्लोज कब इस्तेमाल करेंगे हम? सर जब ओवरऑलिंग होगा। ठीक है जी, आए जरा सर इसका इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सर सबसे पहले मेरे पास ईयर कैश फ्लोज और प्रेजेंट। ठीक है, अब मैं ईयर के दो कॉलम बना रहा हूँ। ठीक, मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और मैं यहाँ ईयर ले रहा हूँ 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जो मेरे पास कैश फ्लोज आ रहे हैं वो मैं ले लेता हूँ सर एक एक करके। 22,165 सर, मेरे पास है 21,450 सर, 20,550, 24,725 सर, मेरे पास 25,325, 24,825 सर, मेरे पास 24,123, 25,333 ना कितने जी, 25,533। ठीक है जी, फिर 24,234 सर, ये एक वाहियात किस्म की कैश फ्लो है। ठीक है, 22,850। ठीक है, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ 14% से, रेज द पावर 1
सर ये मेरे पास जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, ये मेरे बच्चों मेरे पास आ रही है कोई 1,21,128। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे सकता हूँ वैल्यू इन यूज। ठीक है, अब बताए मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना, 1.5 लाख। ठीक है, बताए इम्पेयरमेंट कितनी, 28,872। ठीक है, अब बताइए इम्पेयरमेंट में बुक करूंगा, मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी क्रेडिट डन। ये मैंने 2000 के एंड पे ही इम्पेयरमेंट बुक कर दी, डन। अब बताएं सर मेरे पास 2004 में जाके ये ओवरहॉलिंग होगी, टिल द टाइम मैंने इसको डेप्रिशिएट करना। ठीक है जी, यार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कितना था, अब डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है जी, मुझे बताया मैं ये 2001 में और ये 2002 में और ये 2003 में और ये 2004 में एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा कितना, 1,21,000 रुपए मैं इसको ले आया हूं सर, डिवाइडेड बाय 10, ये मेरा डेप्रिशिएशन होगा अभी। अगर मैं इसको इम्पेयर नहीं करता तो मेरा डेप्रिसिएशन होता इतना। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरा चारों सालों का डेप्रिसिएशन इतना होता, अभी कितना है 12,113। तो मुझे बताएं सर ओवर द पीरियड मैंने जो डेप्रिसिएशन बुक करना था 60,000 का करना था, किया मैंने कितना 48,000 का। तो अब तक इस इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे रिड्यूस डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट मिला है वो मिला है 11,549 रुपए। ये मुझे ओवर द पीरियड रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला। अब बताया मैंने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया 28,872। ठीक है, और इस इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे 11,549 रुपए का रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला। अब हुआ क्या सर, मैंने पास कैरिंग अमाउंट एट ईयर 2004, यह है मेरे पास कितनी सर 1,21,000 में से 48,000 का डिडक्शन निकल गया। अब बता मैंने इस पे क्या की सर, ओवरहॉलिंग कराई। तो पता है ओवरऑलिंग जब मैंने कराई तो इस एसेट की वैल्यू बढ़ गई होगी 25,000 रुपए से। अब बताया सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो जानी चाहिए 97, तो मुझे आज 2004 के एंड पे एक एंट्री पास करनी चाहिए, पीपी डेबिट कितने से 25,000 से और कैश क्रेडिट कितने से। अब जैसे ही मैंने ओवरऑलिंग की, अब मुझे लगा यार मेरे पास कैश फ्लोज में इजाफा हो गया होगा और मुझे चाहिए कि आज बैठ के मैं चेक करूं कि कहीं पेमेंट रिवर्स तो नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, दोबारा कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं अभी दोबारा। ठीक है, तो मैं थोड़े से कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूंगा 2004 के एंड में। ठीक है, अब अपडेटेड कैश फ्लोज कितने, 30,321, फिर 32,750, फिर 31,721, फिर 31,950, फिर 33,100, फिर ना ज्यादा कर दिया 30,000, 2005 से शुरू हुआ ना बाबू, 27,999। ठीक है जी, अब बताएं अगर मैं इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज को एडअप करूं तो मेरे पास 1,22,072 रुपए का अमाउंट आता। ठीक है जी, अब ये मेरे पास नया वैल्यू न्यूज है। अच्छा मैंने देखा सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रहा है कुछ 97,000 समथिंग। तो मुझे पता है मेरे पास सर रिवर्सल की मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 24,395। क्या ये रिवर्स हो सकता है, क्या इतना इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकता है। अच्छा मुझे पता है इम्पेयरमेंट मैंने बुक कितना किया था, इम्पेयरमेंट इन 2000 कितना बुक किया था मैंने, कोई 28,000 समथिंग। ठीक है जी, अब बताए मैंने सर रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कितना ले लिया, 11,049 रुपए। तो मुझे बताएं सर मेरे पास मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड एज पर IS 36 कितना है, वो 17,323 रुपए का। लेकिन सर मेरे पास रिवर्सल
के लिए तो अमाउंट बहुत ज्यादा पड़ी हुई नहीं, इसमें इतना अमाउंट बुक नहीं कर सकता मैं। मैक्सिमम क्या करूंगा, पीपी डेबिट कितने से, 17,323 और अलाउंस, सॉरी पीपी डेबिट और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितने से भैया, 17,323 से। अब बताएं इस एंट्री के बाद मेरे पास कैरिंग अमाउंट रिवाइज कितनी हो जाएगी। सर मैं 97,677 पे था और 17,330 का अमाउंट मैंने एड बैक कर दिया, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गया 1,15,000। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं, अगर मेरा एसेट इम्पेयर नहीं होता तो मेरा एसेट 1.5 लाख पे था और 15,000 के हिसाब से इस पे 4 डेप्रिसिएशन बुक हो चुकी होती, ये आ जाता है 1,60,000 माइनस हो जाता, तो ये आ जाता है कितने में, 90 पे। 25,000 की ओवरऑलिंग इसमें ऐड होती तो ये बन जाता है 1,15,000, और अभी भी आप देखें रिवर्सल के बाद 1,15,000 पे मौजूद। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ओवरऑलिंग के नतीजे में जो एडिशनल इन्फ्लोज आते हैं उनको आप जब लें जब ओवरऑलिंग हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।